Hello students, welcome back. Today in this video we will see the institutions which were involved in taking decision regarding implementation of reservation of 27% to SEBC. In our previous videos we learnt about Office Memorandum, Mandal Commission, report given by Mandal Commission, and we saw the general election of 1989. लोकसभा इलेक्शन 1989 में हुआ. जनता दल ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल किया कि अगर उनकी पार्टी पावर में आती है तो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा. जनता दल की सरकार बनती है, मिस्टर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू भी किया जाता है. अब हम ये देखेंगे कि क्या मिस्टर वीपी सिंह ने सोचा कि चूंकि हमने वादा किया है इलेक्शन के दौरान तो इसलिए मैं इसको लागू करता हूं और बस वो रिकमेंडेशन जो था वो लॉ बन गया. क्या ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस थे जो इन्वॉल्व थे. कौन कौन से वो इंस्टीट्यूशंस थे जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी इस डिसीजन में, उससे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. The first point says the officer was merely implementing the instructions. कौन थे ऑफिसर? सेक्रेटरी, जिन्होंने साइन किया था 13 अगस्त 1990 को. सेक्रेटरी ने साइन किया था एक ऑफिस मेमोरेंडम पर जिससे ये क्लियर हो गया कि अब 27% रिजर्वेशन एसईबीसी को मिलेगी. कहां के सेक्रेटरी थे ये? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता था? इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस. तो ये जो सेक्रेटरी थे इन्होंने सिर्फ उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जो इनकी मिनिस्ट्री ने इनको दिया. क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं नेक्स्ट. देयर वाज अ चेन ऑफ मेजर फंक्शनरीज इन्वॉल्व इन दिस डिसीजन सच एज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों आ जाएंगे. इस मिनिस्ट्री और इस डिपार्टमेंट के अलावा और कौन से लोग थे जो इस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा थे? तो इसमें थे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट कैसे थे? हमने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है कि हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, रियल एंड नॉमिनल. और उसमें हमने देखा है कि प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री एंड द रियल पावर एग्जिस्ट विद प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट जो है चूंकि वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं इसलिए पार्लियामेंट का जब सेशन स्टार्ट होता है तो वो एड्रेस करते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के नाम पर प्राइम मिनिस्टर शासन करता है. प्रेसिडेंट के कंसेंट से कोई भी बिल जो है वो लॉ बनती है. तो प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को. उस पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा आ जाएगा. अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन. एक जनरल प्रैक्टिस होती है कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट को एड्रेस करते वक्त ये बताता है कि जिस सरकार का वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो सरकार क्या करने वाली है. तो यहां पर जब प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया तो उन्होंने पार्लियामेंट को ये बताया कि जो जनता दल की सरकार बनी है मिस्टर वीपी सिंह के लीडरशिप में, जो वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू करेगी. सेकेंड स्टेप पे कौन आता है? यूनियन कैबिनेट. यूनियन कैबिनेट took a formal decision to implement the recommendations. अब यूनियन कैबिनेट जो है एक डिसीजन लेती है कि
चूंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया हुआ था, तो हमें रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना है। आफ्टर दैट प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल की पोजीशन में होता है प्राइम मिनिस्टर, लीडर होता है वो। प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट द डिसीजन, और फाइनली प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट को डिसीजन के बारे में बताते हैं। प्राइम मिनिस्टर वर्क एज अ लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में इस बात को रखते हैं कि जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसे हमें इंप्लीमेंट करना है। और रेस्ट ऑफ द वर्क वाज टेकन ओवर बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, और बाकी का जो बचा हुआ काम रहता है, मतलब ये सारे निर्णय हो जाते हैं उस डिसीजन को लेने में। प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया, पार्लियामेंट में बता दिया, यूनियन कैबिनेट ने एक फॉर्मल डिसीजन ले लिया, प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर दिया, और अब रेस्ट ऑफ द वर्क जो है वो कौन सा डिपार्टमेंट संभालती है? पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब आप याद करो अपना प्रीवियस चैप्टर, हमने पढ़ा था परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हमारे लीडर्स जो हम चुन करके भेजते हैं। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने अपना काम कर दिया, अब रेस्ट ऑफ द वर्क जो है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव ने अपने कंट्रोल में लिया, और फाइनली फिर वो मेमोरेंडम इश्यू होता है। क्या हुआ? जब 27% रिजर्वेशन को लागू किया गया, जब सरकार ने ये डिसीजन दिया, कॉन्फ्लिक्ट, फेवर वर्सेस अगेंस्ट, जब ये 27% रिजर्वेशन लागू हुआ, इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, एंड सम ऑफ विच वर वायलेंट। कहीं कहीं पर तो बहुत हिंसात्मक तरीके से विरोध हुआ। पीपल रिएक्टेड स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। क्यों? क्योंकि इससे हजारों जॉब अपॉर्चुनिटीज जो थी वो प्रभावित होती। इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिला हुआ था, अब 27% और एक्स्ट्रा चला जाएगा। कुछ ने इसे सपोर्ट किया। सम फेल्ट दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इनइक्वालिटीज अमंग पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट इन इंडिया नेसेसिटेड जॉब रिजर्वेशंस। They felt this would give a fair opportunity to those communities who so far had not adequately been represented in government employment. जिनका ये मानना था कि ये जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस थी, ये बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रहा था इन्हें, ये नहीं हासिल कर पा रही थी, और ये रिजर्वेशन जो है एक बढ़िया तरीका है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। ये एक अंडर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है कि असिस्टेंस है जो उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। जो बहुत लंबे समय से डिप्राइव्ड हैं वो बहुत सारी चीजों से, वो अब उन चीजों को हासिल कर पाएंगे। और जो अगेंस्ट में थे, अदर्स फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर। कुछ का कहना था ये बिल्कुल गलत है, एज इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज। उनका मानना था कि जो लोग बैकवर्ड कम्युनिटीज से बिलोंग नहीं करते हैं उनकी इक्वालिटी के बारे में क्या कहेंगे सरकार, वो कैसे डील करेंगे। दे वुड बी डिनाइड जॉब्स इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड, और उन्हें वो जॉब नहीं मिलेगी अगर वो बेहतर क्वालिफाइड हैं उसके बावजूद, क्योंकि वो बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो इस तरह से फेवर वर्सेस अगेंस्ट चल रहा था, यहां तक कि लोगों ने हाई कोर्ट का मदद लिया। हु रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसको सॉल्व कौन करेगा, तो उसके लिए भी एक इंस्टीट्यूशन है, और वो क्या है? जुडिशियरी। नेशनल लेवल की सारी बातें सुप्रीम कोर्ट और स्टेट लेवल का हाई कोर्ट, ये मामले को शॉर्ट आउट करते हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स को
सॉर्ट आउट करते हैं। अब लोगों ने इस इंस्टीट्यूशन की मदद ली, उन्होंने केस फाइल किए, बहुत सारे केसेस आए और दो ग्रुप बना। जब हमारा फेवर और अगेंस्ट चल रहा है तो डेफिनेटली एक साइड फेवर वाले होंगे, दूसरी साइड अगेंस्ट वाले होंगे। फेवर में कौन होगा? बट नेचुरल है कि दोज हु आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ दिस पॉलिसी, जिनको फायदा मिल रहा था। और अगेंस्ट में कौन होंगे? जिनकी नीड या जिनका बेनिफिट जो है हैम्पर हो रहा था इस रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से। दो ग्रुप हुआ, इंदिरा साहनी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस का ये नाम दिया गया, इस केस का ये नाम दिया गया और इस केस का ये नाम दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि ये ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड। जो लोग अगेंस्ट में थे उन्होंने क्या लॉजिक दिया कि ये जो लॉ बना है रिजर्वेशन का, ये लॉ वैलिड नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को इस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज को अफेक्ट कर रहा है। इंदिरा साहनी एक एडवोकेट थी, तो जितने लोग इस पॉलिसी के अगेंस्ट में थे उन सब का केस इंदिरा साहनी लड़ रही थी और दूसरी तरफ यूनियन ऑफ इंडिया थे, मतलब सरकार थी। और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को बहुत ध्यान से सुना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड। ये जो ऑर्डर है वो वैलिड है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंड गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू मॉडिफाई द ओरिजिनल ऑर्डर। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो अगेंस्ट में लोग थे उनको सेटिस्फाई करने के लिए एक नया कंसेप्ट ऐड ऑन कर दिया और सरकार से कहा कि वो अपने ओरिजिनल ऑर्डर जो 13 अगस्त 1990 को इशू हुआ था उसमें वो थोड़ा मॉडिफाई कर ले और एक कंसेप्ट डाल दे कि दोज हु आर बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर, भले ही वो एससीबीसी ग्रुप में आते हों, लेकिन इफ दे आर बिलोंगिंग टू वेल ऑफ फैमिली दे वुड नॉट गेट द एडवांटेज ऑफ दिस रिजर्वेशन पॉलिसी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इस फैसले के बाद अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम ऑन सितंबर 8, 1993 और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के पारित होने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने एक दूसरा ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया सितंबर 8, 1993 में, जिसमें ये बात स्पष्ट कर दी गई कि दोज हु आर बिलोंगिंग टू वेल ऑफ फैमिली ऑफ द एससीबीसी ग्रुप they would not get the advantage of this reservation policy। और इस चेंज के साथ देश में 27% रिजर्वेशन फॉर एससीबीसी वाज इम्प्लीमेंटेड और वो उस दिन से अब तक प्रोसेस में है। तो दे वर द डिसीजन मेकर्स, इन दिस वे डिसीजंस वर टेकन। आई होप कि ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड दैट वुड बी नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। थैंक यू।